बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे पाथवेज हो रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर बहुत सारे साइकिल्स हो रहे हैं, बहुत सारे पाथवेज हो रहे हैं डिफरेंट रीजंस के लिए। ठीक है, अच्छा, कुछ हो रहे हैं एनर्जी की सिंथेसिस के लिए, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, कुछ हो रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कुछ हो रहे हैं लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए, या फिर इन चीज़ों की डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, यानी हमारे सेल के अंदर लाखों हजारों की तादाद में पाथवे और साइकिल हो रहे हैं, और वो उन पाथवे और हर एक साइकिल में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और जाहिर है आप लोगों को पता है कि हर एक स्टेप या हर एक रिएक्शन के लिए एक खास एंजाइम की ज़रूरत होती है। लेकिन हर एक एंजाइम की एक खास क्वालिटी होती है, और वो ये है कि वो एक खास पीएच के अंदर काम करता है। अगर वो उसका वो जो खास रिक्वायर्ड पीएच है वो अगर उन एंजाइम को ना मिले तो वो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है, और फिर वो पाथवे काम नहीं करता, फिर वो पाथवे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम जो है वो डीनेचर हुआ होता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ पीएच। तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पाथवेज हो रहे हैं उसमें जितने भी एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, हर एक एंजाइम के लिए एक खास पीएच की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी का पीएच जो है एक खास रेंज में रहेगा तो तभी वो एंजाइम सही तरीके से काम करेंगे, और वो जिन रिएक्शंस में, जिन पाथवेज में हेल्प कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो वो पाथवे और वो रिएक्शन जो है कंटिन्यू होंगे और हम जिंदा रह सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारी बॉडी का वो पीएच डिस्टर्ब हो जाए, हमारी बॉडी का पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए या फिर नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे और वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हर वो पाथवे स्टॉप हो जाएगा जिसमें वो एंजाइम्स हिस्सा ले रहे थे। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ये सारे पाथवे स्टॉप हो जाएंगे, एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनकी सिंथेसिस नहीं होगी, तो क्या होगा कि डेथ जो है कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो एक खास रेंज में काम कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो एक खास रेंज में, एक खास पीएच के रेंज में काम कर रही है, एंड दैट पीएच रेंज इज 7.35 टू 7.45। 7.35 से लेकर 7.45 तक का पीएच जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स का पीएच है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जिसमें हमारे पास प्लाज्मा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो हर एक फ्लूइड का एक खास पीएच है। ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। जहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका पीएच कम होगा, जहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी उसका पीएच ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा जो आर्टीरियल ब्लड है, यानी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मौजूद है, उसका पीएच जो है वो 7.4 है। ठीक है, अच्छा, हमारे वेन्स के अंदर जो ब्लड है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसका जो पीएच है वो 7.35 है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो पीएच है वो 7.0 है, यानी 7 है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पीएच है, ये पूरी ओवरऑल बॉडी की बात हो रही है और ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की बात हो रही है। तो हमारी बॉडी का ओवरऑल जो पीएच है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक रेंज कर रहा है। तो इट मीन्स कि अगर हमारी बॉडी का पीएच 7.35 से कम होगा तो एसिडिक की तरफ आ रहा है, तो इससे जो कंडीशन कॉज होगी उसको हम एसिडोसिस, एसिडीमिया या फिजियोलॉजिकल एसिडोसिस कहेंगे। ठीक है, 7.35 से कम अगर पीएच होगी हमारी बॉडी की तो उसको हम एसिडोसिस, एसिडीमिया या फिर फिजियोलॉजिकल एसिडोसिस कहेंगे। अगर हमारी बॉडी का पीएच 7.45 से रेज होगी तो उसको हम अल्कलोसिस या फिर अल्कलीमिया कहेंगे, क्योंकि 7 से ऊपर वाला जो पीएच होगा वो अल्कलाइन पीएच है और 7 से कम वाला जो पीएच है वो एसिडिक पीएच है। ठीक है, तो इससे जो कम आएगा उसको हम एसिडोसिस, और इससे जो ज्यादा होगा तो इसको हम अल्कलोसिस या अल्कलीमिया कहेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हम कहते हैं कि ये तो एसिडोसिस और अल्कलोसिस तो कॉज होगी, लेकिन ये तो डिजीज कंडीशन है, तो हम कहते हैं कि ऐसा एक खास पीएच का रेंज भी है जिससे नीचे अगर पीएच आएगा तो डेथ कॉज होगी, या फिर अगर उससे ऊपर जो है पीएच जाएगा तो उससे डेथ कॉज होगी। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी का पीएच 6.8 तक आ जाएगा, 6.8 तक, और फिर उससे कम होगा, फॉर एग्जांपल 6.7 तक आ गया है, तो इट मीन्स कि अब डेथ कॉज होगी। ठीक है, 6.8 जो है वो लोवेस्ट लिमिट है। अच्छा, और अपर लिमिट क्या है? 7.8 है। अगर हमारी बॉडी का पीएच 7.8 से बढ़ेगा तो डेथ कॉज होगी। तो इसको हम कहते हैं ब्लड पीएच कंपेटेबल टू लाइफ। ठीक है, यानी ये रेंज जो है ये एक ऐसे
पीएच का एक ऐसा रेंज है जिसके अंदर जिंदगी हम गुजार सकते हैं। अगर पीएच इससे कम होगी तो डेथ कॉज होगी, अगर पीएच इससे ज्यादा होगी तो डेथ कॉज होगी, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का एक खास पीएच है, ठीक है। तो वो पीएच किस चीज की वजह से है? वो पीएच हमारी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस है, जो फ्री हाइड्रोजन आयंस है, उसकी वजह से है, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड में, हमारे डिफरेंट फ्लूइड में कहां से आ रहा है? तो हम पढ़ रहे हैं अब सोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी अगर हमारी बॉडी का एक खास पीएच है तो वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से है। लेकिन ये हाइड्रोजन आयंस हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में आए कहां से, ठीक है। तो हम ये 4 सोर्सेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास द फर्स्ट वन इज एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अगर एक सेल है उसके अंदर, अच्छा रिस्पायरेशन तो ग्लूकोज की होगी, लेकिन ग्लूकोज की एरोबिक रिस्पायरेशन तब होगी जब ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा सेल में। अगर बॉडी में या फिर सेल्स में ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होगी, या उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज, या फिर वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां पर कौन सी रिस्पायरेशन होगी? एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस में, या फिर ऑक्सीजन की कमी या फिर एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर ऑक्सीजन की कमी है तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज होगी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी। एंड लैक्टिक एसिड इज एन एसिड विच मीन्स कि ये लैक्टिक एसिड जो है ये हमारे ब्लड को फ्री हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का एक खास पीएच बनेगा, ठीक है। द सेकेंड वन इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म जब होती है, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होगा तो उसकी वजह से क्या चीज बनेगी? कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इज एन एसिड, इट मीन्स के ये जो है ये हमारी बॉडी को, ये हमारे ब्लड को फ्री हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का या हमारे ब्लड का एक खास पीएच बनेगा, ठीक है। नॉर्मली हमारी बॉडी में 20,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे के हिसाब से कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये एक ऐसा एसिड है जिसकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसकी अगर जिसमें सल्फर मौजूद होता है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट अमाइनो एसिड्स या डिफरेंट प्रोटीन्स जिसमें सल्फर मौजूद होता है, तो अगर उसकी डिग्रेडेशन हो जाए, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उससे कौन सा एसिड बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, विच इज एन एसिड, इट मीन्स इट कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन टू आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का एक खास पीएच बनेगा, ठीक है। अच्छा, द लास्ट वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट्स की कंसंट्रेशन होती है। तो इट मीन्स कि अगर इसकी डिग्रेडेशन होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो इससे एक एसिड बनेगा एंड दैट एसिड इज फॉस्फोरिक एसिड। और चूंकि ये एक एसिड है तो इट मीन्स कि ये हमारी बॉडी को, ये हमारे ब्लड को फ्री हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का एक खास पीएच बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम वेजिटेरियन डाइट लेंगे, यानी अगर हम वेजिटेबल्स लेंगे, तो उससे हमारी बॉडी में बेसिक केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, बेसिक चीज़ों की प्रोडक्शन होगी। लेकिन अगर हम एनिमल प्रोटीन्स लेंगे इन द फूड, अगर हम इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोटीन्स लेंगे, तो उससे कौन सी चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी? एसिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर हम वेजिटेबल्स लेंगे तो उससे हमारी बॉडी में बेसिस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अगर हम एनिमल्स डाइट लेंगे तो उससे हमारी बॉडी में एसिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच। हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक खास रेंज में काम करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर वो रेंज डिस्टर्ब होगी तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी पाथवेज हैं, वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन एंजाइम्स के पीएच को, इसको ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ सिस्टम्स प्रोवाइड किए हैं कि अगर हमारी बॉडी का पीएच नॉर्मल से इंक्रीज होगा तब भी वो सिस्टम उसको नॉर्मल की तरफ लेकर आएगा, और अगर हमारी बॉडी का पीएच नॉर्मल से कम होना स्टार्ट होगा तब भी हमारी बॉडी का जो, बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, कुछ खास सिस्टम है जो कि उस डेविएशन ऑफ पीएच को वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आएगा। यानी ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक रिफ्लेक्स एक मैकेनिज्म है टू पीएच चेंज, ठीक है। अगर पीएच इंक्रीज होगा तब भी ये बफर सिस्टम काम करेगा, अगर पीएच डिक्रीज होगा तब भी ये बफर सिस्टम काम करेगा और हमारे पीएच को वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बफर किस चीज को कहते हैं? बफर एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बना होता है, ठीक है। वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बना होता है। ये बफर जो है ये हमारी बॉडी का जो एक्सेस हाइड्रोजन आयंस है उसको एक्सक्रीट आउट तो नहीं करता, लेकिन फ्री हाइड्रोजन आयंस को कम करता है।
फ्री हाइड्रोजन आयन से ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का पीएच जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बफर। अच्छा, हमारी बॉडी में 2 किस्म के बफर सिस्टम है, एक है केमिकल बफर सिस्टम एंड द सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम। तो केमिकल बफर सिस्टम जो है, जैसे ही हमारी बॉडी का पीएच इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा तो विद इन सेकेंड्स हमारी बॉडी के अंदर एक बफर सिस्टम है जो कि उस पीएच के शिफ्ट होने के खिलाफ काम करेगा, यानी हमारी बॉडी का वो जो पीएच खराब हुआ है वो वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगा, और उसको हम कौन सा बफर सिस्टम कहते हैं? केमिकल बफर सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 बफर सिस्टम है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, फॉस्फेट बफर सिस्टम है एंड प्रोटीन बफर सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम जो है इसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पीएच शिफ्ट कहते हैं। डायरेक्ट जो पीएच शिफ्ट के खिलाफ एक्ट करेगा वो केमिकल बफर सिस्टम होगा, लेकिन परमानेंट जो पीएच की जो चेंजेस आ गई है उसको परमानेंटली ठीक करने के लिए कौन सा बफर सिस्टम एक्ट करेगा? फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम एक्ट करेगा। तो इसमें हमारे पास 2 सिस्टम्स आते हैं, रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म है और रीनल मैकेनिज्म है। रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन होगी, ये नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह। ठीक है, और ये विद इन 1 to 3 मिनट्स काम कर रहा है। जो रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म है ये 1 to 3 मिनट्स में काम कर रहा है। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर हमने पढ़ा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एसिड्स की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो जो है दूसरा जो है वो रीनल मैकेनिज्म है। रीनल मैकेनिज्म से यूरिन में हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन आयंस है उसकी एक्सक्रीशन होगी, यानी हमारी बॉडी का जो यूरिन होगा वो एसिडिक यूरिन एक्सक्रीट होगा। ठीक है, ये विद इन आवर्स टू डेज काम करता है।